नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम दल बदल के बारे में बात करेंगे। दरअसल भारतीय राजनीति में दल बदल इन दिनों काफी आम हो चला है। बात उत्तर प्रदेश की कर ले तो यहां पर तो दल बदल की जो सियासत है वो इस समय हावी हो चुकी है। इसे आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि सांसद या विधायक द्वारा एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना। जिस तरह से सांसद और विधायक अपने राजनीतिक और निजी लाभ के लिए दल बदलते रहते हैं, इसलिए राजनीति में इन्हें आया राम गया राम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पार्टियों में टूट फूट का दौर भी शुरू है। हाल ही में योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी जैसे ओबीसी समाज के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जबकि आज दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो उधर समाजवादी पार्टी को भी आज बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो उनकी बीजेपी से बातचीत चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव समेत कई और अन्य पार्टियों के दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अपर्णा बिष्ट यादव लखनऊ की कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। अपर्णा पहले भी सीएम योगी से मुलाकात कर चुकी हैं और समय समय पर पीएम मोदी और सीएम योगी की प्रशंसा करती रहती हैं। बता दें कि अपर्णा बिष्ट यादव को योगी सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। एक तरह से देखा जाए तो प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता नजर आ रहा है। तो भारतीय राजनीति में दल बदल काफी प्रचलित है। इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि सांसद या विधायक द्वारा एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना। जिस तरह से सांसद और विधायक अपने राजनीतिक और निजी लाभ के लिए दल बदलते रहते हैं, इसलिए राजनीति में इन्हें आया राम गया राम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो पार्टियों में टूट फूट का दौर भी जारी है। अब बात यह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पलायन पॉलिटिक्स हावी है। अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से यादव परिवार पर एक स्ट्राइक की। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सत्येंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और शिवम यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। एक के बाद एक कई नेता आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। अब दारा सिंह चौहान भी चले गए हैं साइकिल की सवारी करने अपने कई समर्थकों को लेकर। पल्लवी जी, दारा सिंह चौहान जी हों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों या अन्य उनके साथ जो लोग गए हों, इनका आना जाना लगा रहता है। ये सबको पता है पिछले चुनाव में कहां थे, उसके पिछले चुनाव में कहां थे। तो ये लोग घुमंतू प्रजाति के हैं, तो आना जाना लगा रहेगा। ये चुनावी मौसम में कोई वो नहीं है। अभी बहुत लोग हमारी तरफ आएंगे, बहुत लोग हमारी तरफ से उधर जाएंगे, बहुत सी चीजें होंगी अभी जी। तो आप बहुत भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा एक लाइन कि किसी भी दल का कोई नेता जाता है तो एक मैसेज खराब जाता है, ये सत्य है। क्योंकि हमारे साथ वो रहे, लेकिन अचानक सबसे प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगता है, ये लोग समाजवादी पार्टी, जनता दल कहां कहां रहे। इन लोगों को दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा का जो जिसके लिए दल बना बहुजन समाज पार्टी, उसमें ये लोग मंत्री रहे। वहां वो उनकी कमियों को, उनके दिक्कतों को दूर नहीं कर पाए। उसको दूर करने भाजपा के साथ आए, यहां भी मंत्री पद पे रहे, यहां भी वो लोग नहीं कर पाए दूर। अब इस दल में गए हैं। तीनों लोगों से अलग अलग, ओम प्रकाश राजभर जी से, दारा सिंह चौहान जी से और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अलग अलग मीडिया चैनलों के लोगों ने पूछा
प्रदेश जी की पार्टी ने गैर यादव ओबीसी के लिए क्या किया है? आप 5 योजनाएं गिना दीजिए, कोई नहीं गिना पाया, सबके मुंह उतर गए। लेकिन क्या था कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, तो हमको और अपनी सीट बचानी है कि हमारा टिकट न कटे, हमारे बेटे को मिल जाए। क्योंकि जो घोसी सीट है वहां से ये चाहते थे टिकट अपना जी। हमारा युवा वहां का विजय जी हमारे युवा विधायक हैं, तो इनका एक वहां पर प्रेम जो है दूसरे क्षेत्र में ये हार जाते। अब ऐसे ही पड़रौना में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हार जाते, वो फाजिल नगर की बात कर रहे थे। तो ये इन लोगों का एक चुनावी गणित गड़बड़ हो रहा था, इस वजह से ये लोग यहां से गए हैं पल्लवी जी। और भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसने 300 से ऊपर सीट लेकर रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें दलित, शोषित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा सबका वोट मिला हमको, और हमने उनके लिए किया। आज हम राशन दे रहे हैं 5 किलो का, चाहे जो योजनाएं चला रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबके लिए टीकाकरण सबसे ज्यादा हमने किया, डीबीटी के माध्यम से 3 लाख करोड़ हमने डायरेक्ट भेजा उनके खाते में। तो पल्लवी जी, हमारे लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मिशन और इस नारे के साथ हम चलेंगे। ये वही लोग हैं जो बाहर से आए थे। भारतीय जनता पार्टी के कैडर का कोई भी एक व्यक्ति अगर कहीं गया हो तो आप बता दीजिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र यादव जी, आपके पास आ रहे हैं भारी संख्या में लोग, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एंट्री बैन हो चुकी है, अब बाहरियों को नहीं आप ज्यादा प्रवेश करवा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप ओवर इस समय हो चुके हैं। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये अंगूर खट्टे वाली कहावत हो गई है। इन्होंने जितना दबाव और लोगों को प्रेशर में लाने की कोशिश की वो फूट चुका है। लोग कब तक दबाव की राजनीति में रहेंगे? इनका अंग्रेजों की तरह एक ही लक्ष्य है, उसी के फॉलोअर हैं ये लोग, कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो और इस्तेमाल करके फेंक दो। अच्छा, इन्होंने अपनी पूरी सरकार में इनका टारगेट ही था सिर्फ लोगों से वोट लेना, ऐसे लोगों को जोड़कर सरकार बनाना और उन्हें लूट के फेंक देना। ये जिस तरह से बात करते हैं, अभी बाबा जी की तस्वीर आपने देखी, ये दलितों को अभी भी ये बता रहे हैं कि आप लोग अछूत हैं। जो खाना खा रहे थे दलितों के घर पे, आपने देखा जब आप किसी के घर जाते हैं तो उनके लोटा और थाली में भोजन करते हैं, लेकिन ये लोग फाइबर की प्लेट में और फाइबर के ग्लास में और बहुत ही बेमन खाना खा रहे हैं। इसलिए खा रहे हैं क्योंकि दिल्ली से एक गाइडलाइन जारी की जाती है, जिस तरह से गृह मंत्री जो कभी हमारे तड़ीपार हुआ करते थे और हमारे प्रधानमंत्री जी जो भूरी दाढ़ी वाले सबसे बड़े नेता हैं इनके, वहां से एक गाइडलाइन जारी होती है, उसको भगवा चोला वाले हमारे बाबा जी को फॉलो करना होता है। उत्तर प्रदेश में गंगा में जो लाशें तैरी, आज जो आम आदमी डीजल पेट्रोल से, सरसों के तेल से, राशन से, खाने से, आप एक बात बताइए कि आप सिलेंडर से लेके एक कोई योजना इनकी बता दो जिसमें ये सक्सेस हुए हों। ये पूरी तरह से फेल हैं। और जो ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेजी साम्राज्य के तर्ज पर जिस तरह से देश पर, गरीबों पर, कमजोरों पर, किसानों पर, महिलाओं पर और यहाँ के लोगों पर जो राज करना चाहते थे, वो घड़ा इनका फूट गया। तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ये बहुत परेशान है। और जो दिल्ली वाले जो इनके सबसे बड़े नेता हैं और लखनऊ में जो आजकल सबसे बड़ा नेता बना के रखा है, दोनों में अनबन है। और वो अनबन अब साफ साफ जनता को भी दिखाई दे रही है। बाबा जी की विदाई इन्होंने कर दी है, गोरखपुर उनको समय से पूर्व में ही भेज दिया है। तो अब उत्तर प्रदेश को प्रगति चाहिए, तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए। प्रदेश नहीं चाहता है रात में उसकी बहन बेटियां जलाई जाए। प्रदेश नहीं चाहता है डीजल पेट्रोल 100 रुपए में खरीदे। प्रदेश नहीं चाहता एक चौराहे पर 1 लाख नौकरी और दूसरे चौराहे पर 1.5 लाख, 3 लाख और 4.5 लाख के फर्जी पोस्टर लगाए जाए। उत्तर प्रदेश नहीं चाहता है फर्जी 65 मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन किए जाए, शिलान्यास किए जाए। आगे से पोस्टर लगा देते हो, पीछे से पूरा कबाड़ा दिखता है।
तो इनका जो फर्जी विज्ञापन, फर्जी पोस्टर, फर्जी योजनाएं, फर्जी बातें और दबाव की राजनीति जो है वो खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है और आप देख लीजिएगा कि ये, मुझे लगता है दहाई का इनका आंकड़ा पार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी पहले भी लंबे अरसे के बाद उत्तर प्रदेश में इनको मौका मिला था, इन्होंने वो मौका खो दिया है। भाई आप गरीबों को सरेआम मार रहे हैं। आप बताइए, कहीं भी आप किसी की हत्या कर दे रहे, और जब इनके लोग पकड़े जाते हैं तो सपा का बताते हैं। तो अब ये ज्यादा नहीं चलेगा। ये अच्छा है कि अब इनकी राजनीतिक विदाई उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। ये जाने वाले हैं, ये जाएं चलिए और ठीक है, प्रदेश लेकिन को ये खुशहाली तरक्की पर बड़ा आने अजीब दें। लग रहा है सत्येंद्र जी। देखिए, आपको जीत के लिए भी इनके नेताओं की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए वो उठकर आपके पास आ रहे हैं। शिवम जी का रुख कर लेते हैं, एक एक रिएक्शन सबका ले लेते हैं सर, उसके बाद अच्छे से बहस कर लेंगे। शिवम जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं यूपी की सियासत को? दल बदल तो यहाँ पर हावी लगातार नजर आ ही रहा है, लेकिन अगर आप किसी और पार्टी में जा रहे हैं तो जिस पार्टी में आप थे उसके लिए इतना जहर उगल रहे हैं, तो 5 साल से पहले ये अंतरात्मा क्यों नहीं जागी आपकी कि हम 5 साल तक दबाव में रहे या फिर हमें काम करने का मौका नहीं मिला, तो अब चुनावों के वक्त हमारी अंतरात्मा जाग गई? और कि देखिए, ये जो दल बदल की राजनीति जो हो रही है वो दल बदल से बढ़कर अवसरवादी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी में जिन मंत्रियों ने अभी हाल ही में दामन छोड़ा है भाजपा का और जो सपा में शामिल हुए हैं, 5 साल तक इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वो सबने देखा कि किस तरह से जनता का जो भरोसा उन्होंने जीता था, या जनता ने जिस भरोसे के साथ वो सत्ता में आए उसको किस तरह से बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। अब आप इस चीज को समझिए, मैं पहले भी कई बार इस बात को कह चुका हूं, जब पिछड़ों की बात आती है, अति पिछड़े वर्ग की बात आती है, तो एक 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, मैंने पिछली बार भी कहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर जो मंत्री आए हैं उन्होंने किस तरह के बयान दिए, और आज जब वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं तब उनकी भाषा किस तरह की है। तो आप ये मत यकीन करिए कि 2022 के चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो इनकी भाषा इसी तरह की रहेगी जो कि आज। और ये खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि इतने ज्यादा मंत्री और विधायक भारतीय जनता पार्टी से टूटकर जो आ रहे हैं, ये इनके लिए भी खतरे के। लेकिन ये भी वक्त रहते अखिलेश यादव ने समझा और उसको आप गठबंधन की राजनीति की आपको, मुझे लगता है आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको गठबंधन की राजनीति मुझे लगता है जानकारी नहीं है कि केंद्र और राज्य दोनों में गठबंधन की बड़ी राजनीति हो रही है। और आप जिस तरह से खतरे की घंटी जो बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्रगति और खुशहाली पर पहले वाला है। और बाकी आप मैं जो बात कह रहा हूँ आप इसको सुन लीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए यादव जी, उसके बाद मैं आपको सुनूंगा। तो अब दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, जो सामने आ रही है, वो उससे कहीं ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुके हैं। अब आप समझिए, गोरखपुर सदर सीट से जिस जगह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी लड़ने जा रहे हैं, उस सीट का एक मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। यहाँ से राधा मोहन दास अग्रवाल पिछले 4 बार से विधायक, राधा मोहन दास अग्रवाल, और वो लगातार जनता के बीच में जा रहे थे और उनको कहा गया था कि हाँ भाई आप चुनाव प्रचार करिए, सारी चीजें। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इनकी जो अनबन थी वो साफ तौर पर नजर आई। अब राधा मोहन दास अग्रवाल जिनका टिकट काटा गया है, अब उनको क्या वाकई में किसी दूसरे सीट से टिकट दिया जाएगा या क्या कुछ दिया जाएगा, ये अब आने वाले समय बताएगा। अपर्णा यादव के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जल्दी शामिल होंगी और ऐसी खबर भी आ रही है। क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी वो भी। अखिलेश यादव ने जिस तरह से चंद्रशेखर रावण को जो, क्योंकि देखिए आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पहले से ही तय हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज के समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन से बहुत बड़ा झटका लगा है। किसान आंदोलन ने जितना बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी के सरकार को किया है वो कोई नहीं कर सकता। इसके बाद जब जयंत चौधरी के साथ गठबंधन हो गया तो ये अखिलेश यादव के लिए भी बहुत ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि चंद्रशेखर रावण का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, और ये साफ तौर पर है कि जब भी रैलियां होती हैं, जब भी वहां पर इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो वहां पर चंद्रशेखर रावण की वजह से वहां का जो यूथ है वो उनसे काफी प्रभावित रहता है। लेकिन ये जिस तरह प्रभावित रहता है,
बिल्कुल आप समझिए। अब समझ गए यादव जी, समझ गए। उनकी जो मांग थी कि हमें 10 सीटें दे दी जाए, तो वो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने के बाद उन्होंने जो सीटें दी हैं वो आप जानते हैं कि, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जयंत चौधरी के हाथ में छोड़ दिया गया। अखिलेश यादव इतने सक्रिय पश्चिम उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहे, तो इस तरह का सियासी समीकरण है। अब अगर आप कहें कि अभी अंदाजा लगा लिया जाए कि कौन आगे, लेकिन हाँ, ये तो आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से 5 कदम आगे नजर आ रही है। चलिए, आपने जो ये लास्ट में वाक्य बोला ना, इससे पूरी तरीके से सत्येंद्र यादव सहमत नजर आए, बाकी वो बीच बीच में आपको टोक ही रहे थे। अश्विनी शाही जी बताइए सर, अपर्णा यादव को लेकर लगातार बातें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं वो। देखिए, अपर्णा जी अगर हमारे दल में आती हैं तो उनका स्वागत है। सत्येंद्र जी जैसे इनके मन की बात नहीं हो रही थी तो अकुलाहट देखिए अभी किस तरीके से आ रही थी, बीच में बोल पड़े थे क्योंकि इनके बीच में किसी ने नहीं बोला, लेकिन वो अकुलाहट इनके मालूम है। किस मेनका गांधी जी आपके यहाँ है, मालूम है, और ये आपकी पॉलिसी भी हम जानते हैं कि फूट डालो राज करो। सत्येंद्र जी शांत कीजिए, थोड़ी सी बहस की गरिमा को बरकरार रखा जाए। हम लोग अरे आप मुझे गरिमा मत बताइए, आप अपनी बात कहिए। चलिए बोलिए। आपकी गरिमा दिखाई दे रही है, हमको बताने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, एक एक करके बात करें। आप मुझे मत बताइए, आप अपना बात करिए। सत्येंद्र जी एक मिनट, अश्विनी जी आप अपनी बात रख लीजिए प्लीज। जी 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 पल्लवी जी, देखिए अगर अपर्णा जी आती हैं तो उनका स्वागत है हमारे दल में, लेकिन ये देखने की बात है जब तक वो हमारे दल में नहीं आती है तो हम कयास लगाने की कोई अभी हमारी वो नहीं है। जब वो आ जाएंगी तब हम उस पर बात करेंगे। हाँ, माननीय नेताजी जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनके समधी जरूर आ चुके हैं हमारे यहाँ, तो परिवार में समाजवाद के लिए कितना जो है प्रेम है ये दिख रहा है। और रही बात समाजवाद की, समाजवाद है कहाँ उस परिवार में? परिवारवाद है वहां, समाजवाद तो खत्म हो चुका था। समाजवाद के जो है प्रणेता लोग कहते हैं आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और हमारे यहाँ जो अभी हमारे सपा के साथी नेता समझा रहे थे कि दिल्ली से वो दाढ़ी वाले बाबा और कौन क्या। अरे भाई, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, हमको अगर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का नाम लेना है तो सम्मान से लेना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के बढ़िया नेता है। और बड़े मालूम है हमें आप लोग कितने सम्मान से नाम लेते हैं, हम जानते हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं, और उनको सम्मान बताइए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री के पद की गरिमा को आदमी को ध्यान में रखना चाहिए। तो वहां पर देखिए वो हमारे यहाँ अरे भाई, उनकी भूरी दाढ़ी है, इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है भाई? ये जो राजनीति करते हैं वो उनकी भूरी दाढ़ी है और बाबा जी भगवा चोला वाले हैं, इसमें बुराई क्या है? सत्येंद्र जी, अरे चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनावों में इस बात से क्या मतलब कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी भूरी है कि काली है? सीरियसली ये बहस का कोई टॉपिक नजर आ रहा है आपको? आप कैसी कौन से विषयों पर बात कर रहे हैं? ऐसी बातें मत कीजिए सर। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर को लेकर हर जगह जाना, कौन सी टोपी पहननी है, कौन सा चोला ओढ़ना है उनके लिए। अरे प्रभु, यही गरिमा दिखा रहे थे, आप शांत हो जाइए। गरिमा मत दिखाइए, आप यही गरिमा दिखा रहे थे, आप प्रभु शांत हो जाइए। जो है प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे कलाकार हैं कि पूरे देश में जो कैरेक्टर, उनके जितना कैरेक्टर में टाइम लेते हैं, इतने में 700 किसानों के घर चले जाते वो। 700 किसान मारे गए उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 700 किसान मारे गए। लोगों ने बनाया प्रधानमंत्री, ठीक है, और आप उनके ऊपर कैरेक्टर को बन जाइए। आप लोगों को पता है पूरे देश में 700 किसान मारे गए। नेता औरतों के अंग देखते हैं, आपके नेता कहते हैं कि लड़कियों से गलती हो जाती है, ठीक है, लड़कों से गलती हो जाती है, ये आपके नेता है कि 700 किसान जो मारे गए उनके घर जाने का टाइम नहीं है। आपके ये है, अपने देश में डर लग रहा है जो है खाद्यान्न घोटाला करके देखते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं आप लोग, गायत्री प्रजापति आपके हैं, 200% आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की संपत्ति बढ़ती है, आंसू दिखाते हैं। अब अगर बहस हो रही है तो गरिमा बना के बहस कीजिए, इस तरीके से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 10 तारीख को जनता उत्तर प्रदेश की बता देगी, उत्तर प्रदेश की है, हम लोग यही सिमट कर रह जाएंगे। हम लोग सीना चौड़ा करके कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर हो तो मुकाबला कर लीजिए, मुकाबला तो आपको ही है। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और फिर हम लोग अपना हम लोग रिकॉर्ड फिर तोड़ रहे हैं। आप लोगों के बस का नहीं है हम लोगों का रोक पाना। देखिए, आप और मद की राजनीति करते हैं, मोहम्मद की राजनीति करते हैं,
जिसको कहेंगे ना गोवा और मद, वो है मोहम्मद की राजनीति। और हम करते हैं राजनीति जिसमें न मोह है न मद है। हम लोग देश की जनता के लिए काम करते हैं। हम देश की जनता को उनके सिंचित और वंचित के साथ हम खड़े होते हैं। वंचित को सिंचित करने का काम करते हैं, वंचित को सिंचित करने का काम। एक एक करके बात कर लेते हैं, दोनों एक साथ मत बोलिए प्लीज। है हिम्मत तो बताइए कोई एक पांच काम गिनवा दीजिए आप कि यादव के अलावा क्या काम किया है आपके नेता ने, क्या किया बताइए। लूट पची हुई है, ये लूट अरे है। बच्चों को नकल शिक्षा, हम लोग नकल कानून ले आए, आप लोगों ने हटाया, सब पुस्तक किया, लड़कों को खराब किया, जब पुलिस भर्ती हुई तो यादव की भर्ती की गई। कहाँ है आप? डीजल पेट्रोल खाने के लिए आप आइए ना, मुसलमान और यादव से बाहर निकलिए। बात करते हैं आपका कोई वजूद नहीं है मुसलमान और यादव के आगे। आज जो है आपके नेता दिखा रहे हैं, बहस की गरिमा अगर रखेंगे तो हमारी भी बात जाएगी, आपकी भी बात जाएगी। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में दबाव की राजनीति खत्म हो चुकी है। कैसा उत्तर प्रदेश में आप राजनीति, कैसी दबाव की राजनीति? कोई दबाव आप लोग जो कर रहे हो दबाव की नहीं है। आपका एक आदमी कह रहा है कि मेरी सरकार आने दीजिए, मौलाना कह रहा है कि मेरी सरकार आने दीजिए, हम बताएंगे गुंडागर्दी की खत्म हो चुका उत्तर प्रदेश से। और आपकी एक बड़ी नेत्री जो मंच पर भाषण देती है। तो एक साथ नहीं बोलिए प्लीज, एक साथ नहीं बोलिए, काफी देर से आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, प्लीज आप दोनों ही शांत हो जाइए। शिवम जी का रुख कर लेते हैं। और सत्येंद्र जी बीच में इस तरीके से बोलेंगे तो डिस्टरबेंस होगा ही होगा। एक एक करके बात करेंगे तो आपकी बात भी अच्छे से पहुंच पाएगी। वैसे भी अभी रैलियां हो नहीं रही हैं, वर्चुअल माध्यम से ही आपको अपनी बातें रखनी है, तो रख लीजिए ना एक एक करके। अभी आतंक फैला रहे हैं। शिवम जी बोलिए, मैं शांत हो रहा हूँ। शिवम यादव जी, ये जिस तरह की बहस निकलकर सामने आती है, ये केंद्र पर जाकर क्यों खत्म हो जाती है? हर किसी को प्रधानमंत्री मोदी को ही क्यों बीच में लाना होता है? इतना बड़ा चेहरा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लेकिन नाम उन्हीं का आना है। अगर मोहल्ले का भी चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री को भेज देंगे। एक मिनट जरा, क्या दर्द है आपको? आपके पास हो कोई नेता तो लेकर खड़ा कीजिए। अखिलेश पर शुरू, अखिलेश पर खत्म है कोई जिसके घर में होगा वो ले आएगा हिम्मत करके। आपके पास है कौन? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं आप तो। सत्येंद्र जी, अश्विनी जी, मुझे दोनों की आवाज डाउन करनी पड़ेगी मजबूर में, प्लीज सत्येंद्र जी प्लीज। शिवम यादव जी, जो आपने बात कही बिल्कुल सही कहा कि इस बार जो चुनाव है वो मोदी और योगी दोनों ही चेहरों पर लड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक तरह से जिस तरह से दो धड़े नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक तरफ वो धड़ा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है, तो एक तरफ वो धड़ा है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। अब आप समझिए कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इतने भव्य तरीके से जो लोकार्पण किया गया, काशी विश्वनाथ का जो उद्घाटन किया गया, आप समझिए उससे पहले जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। जेवर एयरपोर्ट का जो प्रोग्राम था कितना भव्य बनाया गया। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक राजनीति कर रही है, प्रतीकात्मक राजनीति करती आ रही है, लेकिन आज के समय में वो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे पहले जब चर्चाएं चल रही थी, कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी करीब 1/3 लोगों के टिकट काटेगी, 1/3 लोगों के जो कि मौजूदा विधायक हैं। लेकिन जब पहली सूची सामने निकल कर आई तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ 20 लोगों के टिकट काटे गए। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। अब आप इससे पहले जब गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात में तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद ही बदल दिया गया था एक साल पहले, पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर पाए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना दबदबा है, और शायद यही वजह थी कि ए के शर्मा जब आए तो उनको भी साइड में बिठा दिया गया, उनको भी उतनी तवज्जो नहीं दी गई। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। अश्विनी शाही जी, आप बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि मैंने कई जगहों पर दौरा किया और वहां पर जाके ये जाना है कि लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज हैं। उनके अकाउंट में 2000, 4000, 6000 रुपए गए हैं। वो बात ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हमें पैसे मिले लेकिन हम वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। कौन से वो मुद्दे हैं, किन कामों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जी शिवम जी, जरूर बताना चाहूंगा। अगर आप पूछ रहे हैं तो देखिए, हमारा पूरे प्रदेश का चतुर्दिक विकास का मुद्दा पहला हमारा था। उस विकास में हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। 6वें 7वें नंबर की इकोनॉमी आज दूसरे नंबर पर आकर खड़ी है।
10 लाख करोड़ का हमारा पूरा इकोनॉमी थी, आज 21 लाख करोड़ की है, मतलब दूना हमने कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव होगा। लोग 2 लाख करोड़ का बजट पेश करते थे, हम 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं, यानी कि काम हो रहा है। प्रतीकात्मक आपने कहा, हमने आज सबको दिख रहा है कि कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट हैं। सबको दिख रहा है कि जो मुगल आक्रांताओं ने जो चीज करके हमारा सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण किया, उसको हम उसका संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, जो सबकी भावनाओं से जुड़ा है। हम अभी राम मंदिर पर नहीं आते, अभी हम विकास की बात कर रहे हैं। अगर हमने काम करने की बात की, हमने मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना की कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, हम जितना बना पाएंगे, जितना आपका कोई, चलिए हम बताएंगे आपको। सरकार आएगी, चाहे हमारी आएगी चाहे किसी की आएगी, वो उसको पूरा करेगा। आज हमने डीबीटी के माध्यम से, मैंने कहा 3 लाख करोड़ हमने दिया है किसानों को। हम आज जो है जो श्रम कार्ड के माध्यम से, श्रम कार्ड अगर आपने क्षेत्र का दौरा किया है तो श्रम कार्ड की कितनी सफलता है ये भी आपको पता चली होगी। आयुष्मान भारत योजना की कितनी सफलता है ये भी आपको पता चली होगी। जनधन अकाउंट खोलने के समय लोग कह रहे थे फालतू काम हो रहा है, लेकिन आज जो डीबीटी है वो उसी का फायदा है कि बीच में जो लेखपाल से लेकर कानूनगो तक भ्रष्टाचार करते थे वो लगभग खत्म है। जनता पा रही है। 1000-1500 जो हम दे रहे हैं वो जनता उनको पा रही है, डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। सड़कों का जो हमने जाल हम बिछाया है उत्तर प्रदेश में, आज चलिए मैं कह रहा हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बनवाया, आपने ये बनवाया, क्या नाम है, आगरा एक्सप्रेस वे, अच्छा काम किया आपने, मायावती जी ने वो बनवाया। तो अगर हमारे विकास हो रहा है तो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि नहीं हमने ये किया, जो भी रहेगा वो हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश की जनता के पैसों से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना है उसको, और हम लोग करते हैं। हम उनके नुमाइंदे हैं, हम ये नहीं कह, हम मालिक नहीं है, हम करते हैं। सैफई में आखिर किस एयर पट्टी की जरूरत क्या थी, आप बताइए मुझे। अगर सैफई में जो एयर स्ट्रिप बनी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी प्रदेश में, लेकिन हमने आज प्रयाग का भी एयरपोर्ट चालू कराया, मेरठ भी चालू करने की स्थिति में है, हम श्रावस्ती में जो था उसको भी चालू करने की स्थिति में। तो हम छोटी छोटी चीजों को, आगरा का एयरपोर्ट नहीं चालू था, आज आगरा से उड़ाने जाती हैं, 2 ही एयरपोर्ट थे ना, लखनऊ और बनारस, आज सब जगह से चालू हो रहा है। तो कहने का मतलब चारों तरफ हमारा चतुर्दिक विकास का कार्यक्रम है, और उसी के साथ हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों का जो अनुरक्षण कर रहे हैं। वो राम मंदिर कल ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, मानते हैं, लेकिन एजेंडे में तो हमारे था, सबने तो विरोध किया था। माननीय मुलायम सिंह जी ने तो गोली चलवा दी, कांग्रेस ने राम को काल्पनिक माना, लेकिन एजेंडे में हमारे था, हमने बनवाया। तो आज जो है हम कहते थे कि हम बनना चाहिए और बनेगा, इसी मुद्दे को हम लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे। सत्येंद्र यादव जी बताएं। सत्येंद्र जी का एक बार रुक कर लेते हैं, शुभम जी फिर लौट रही हूँ आपके पास। सत्येंद्र यादव जी बताइए। जी सबसे पहले तो इन्होंने जो एयरपोर्ट की बात कही, हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में 17 एयरपोर्ट हम लोगों ने अप्रूव करके उस पर काम शुरू किया था, हमने धन आवंटित किया था उत्तर प्रदेश में। इनको जानकारी नहीं होगी, हम पर्सनली आपको भेजेंगे। दूसरी बात, जेवर में जो इन्होंने, हेलो बताइए, आवाज आ रही है सत्येंद्र जी? हाँ, जेवर में इन्होंने जो चाइना की फोटो वायरल की, जेवर में कुछ नहीं हुआ, इनका सिर्फ ड्रामाबाजी थी। जेवर एयरपोर्ट भी हमारी सरकार में उसको चालू कराया गया था। तीसरी बात, मेडिकल कॉलेज की जो बात कर रहे हैं, आज मैं आपको बताता हूं कि मेडिकल कॉलेजों की सच्चाई क्या है। जितने मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार में पूरे हुए थे, उनके अलावा एक भी मेडिकल कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया है। इन्होंने एक पॉलिसी निकाली, ये लोग छल करते हैं, झूठ जनता को मूर्ख कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एनालिसिस किया इस पे, मेडिकल कॉलेज पे इन्होंने क्या किया कि हर जिले में जो सामुदायिक केंद्र होता है सबसे बड़ा, उसको इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए एक जियो बनाया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप लोग मेडिकल कॉलेज होंगे, एक प्रारूप बनाया इन्होंने, और एक जियो बना के लखनऊ में मीटिंग कर दी। और इन्होंने अलग अलग फाइलें बना के, जो हमारी सरकार में
मेडिकल कॉलेज इनकम्प्लीट थे, उनके सामने पोस्टर लगा के इन्होंने उद्घाटन कर दिया। मेडिकल कॉलेज आपका रिपोर्टर भेजिए, अगर पूरे प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज निकल आए, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ दूंगा, मैं यूपी में दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। मैं आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूं, मेरी बात को रिकॉर्ड किया जाए, इस वीडियो को दोबारा से चलाया जाए। ये एकदम इतने झूठे और फर्जी और इतनी नकली योजनाएं वाले लोग हैं। तो 48 तीसरी बात, श्रम कार्ड, बाकी की इनका परिकल्पना श्रम कार्ड फेल है। मजदूर जिस सुन तरह लेते हैं, से अश्विनी जी, कोरोना में, मजदूर जिस तरह से कोरोना में यहाँ पर आए, इनकी सरकारी बसें, ये ये लोग गायब हो गए थे, चादर ओढ़ के सो गए थे, गरीब मर रहा था, ये सरकारी एसी का आनंद ले रहे थे। इनका मजदूरों के प्रति जो छल है, जो दिखावा है, वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। अब सरकारी जो रैलियों के लिए रोडवेज बसें इस्तेमाल हुई। अच्छा, इनका आयुष्मान कार्ड, आप ये देखिए, इलाज का जो 5 लाख का इनका मूर्ख बनाने वाला जो ड्रामा है, ये पूरा देश देख रहा है। किसी अस्पताल में कार्ड लेके चले जाइए, काम नहीं कर रहा है। अस्पताल का कोई भी प्रशासन उसको लेने को तैयार नहीं है। लखनऊ भी बात कर रहा है, जाइए मैं अभी इनको कम से कम 5000 कार्ड इकट्ठे करके दे सकता हूँ कल का कल। और इनका चलिए सहारा अस्पताल लखनऊ में, मैं भी लखनऊ में, आप भी लखनऊ में। चलिए अब इनकी इतने झूठे लोग हैं ये, झूठों के सरताज हो गए आप लोग। कितना झूठ बोलोगे भाई आप लोग? सरकार नहीं आनी है इस झूठ से, भ्रम मत फैलाइए। नहीं, भ्रम नहीं फैलाने दूंगा मैं आपको, भ्रम नहीं फैलाने दूंगा। अरे चलिए सर, अश्विनी शाही जी, उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है सर, इतना परेशान मत होइए। जनता समझदार है, भ्रम क्या है, सच क्या है, सभी को पता है, सभी जानते हैं किसने क्या कुछ किया, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा सत्येंद्र जी, समय की कमी है इसलिए मैं आपकी बात पूरी नहीं कर पाऊंगी इस समय, माफी चाहूंगी उसके लिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश में इस समय दल बदल की जो सियासत है वो साफ तौर पर हावी नजर आ रही है। बड़ी और अहम बात यह है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी सेंधमारी लगा पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।